बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो चीज़ें मीडिया पे चल रही हैं वो मोस्टली वही हैं जिन पे मुसलसल बात होती चली जा रही है। लेकिन अभी तक हमारे बहुत से लोग उसी एक मसले में फंसे हुए हैं। ख़ास तौर पे हमारी पीपल्स पार्टी जो है और सिंध हुकूमत लॉकडाउन के मामले से बाहर ही नहीं आ पा रही। और इस पर अब आप अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया के दर्जनों ममालिक जो हैं वो अब लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं। वो लॉकडाउन ख़त्म करके लॉकडाउन को नरम कर रहे हैं। और दुनिया के बहुत से मुल्कों को अब ये समझ आ गई है कि ये एक ऐसी चीज़ है कोरोना जो हमारे साथ रहेगा, बड़े अरसे तक रहेगा। और इससे लड़ने के लिए, इससे बचने के लिए जो SOPs हैं, जो एहतियाती तदाबीर हैं, उनको अपनाना होगा। लेकिन मुकम्मल तौर पे कारोबार और हर चीज़ को बंद नहीं रखा जा सकता। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो पाकिस्तान तो बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं है। फिर आपने देखा कि इमरान खान साहब के उस बयान पे बड़ी तनकीद हुई कि इमरान खान साहब ने कहा कि अशराफिया ने लॉकडाउन करा दिया, तो उसको भी बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। तो अशराफिया में मैं आपको बताऊंगा कि अशराफिया में कौन कौन जो है वो आता है। उसके बाद आपने ये देखा कि सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने तो इसलिए लॉकडाउन की बहुत ज़्यादा हमायत की कि मीडिया उसको ये चाह रहा था कि मुकम्मल तौर पे हर चीज़ बंद कर दी जाए, कर्फ्यू लगा दिया जाए। और मीडिया पे भी ज़ाहिर है चंद एंकर्स जो हैं, और मीडिया के मालकान के पास पैसा है, कोई गरीब लोग नहीं है जिन्होंने इतने बड़े बड़े चैनल खड़े कर लिए हैं, जिन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में अरबों के इश्तिहारात लिए हैं, और जिनके कोई एक ये चैनल नहीं है बल्कि किसी एक भी मालिक आप उठा के देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि उनके और 10-12 बिज़नेस और भी हैं और बड़े अच्छे चल रहे हैं और अरबों रुपए वो कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब लोग हैं। लेकिन सबसे पहले तो मीडिया को चाहिए था कि वो अपने जो वर्कर्स हैं, मीडिया वर्कर्स हैं, जो जिनको छुट्टियां दी जा सकती थी उनको छुट्टियां देते, उनको घरों में बिठाते, उनको तनख्वाहें देते। लेकिन बहुत से चैनल्स जो इस वक्त जो पूरा जोर लगा रहे हैं कि लॉकडाउन सख्त होना चाहिए, इमरान खान लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे, इमरान खान लॉकडाउन के ख़िलाफ़ हैं, इमरान खान जो हैं वो कश्मकश के उसमें हैं, अजीब कश्मकश में हैं, इमरान खान को इदराक नहीं है, एहसास नहीं है, पता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और बिलावल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सिंध हुकूमत बिल्कुल ठीक कह रही है, और मुराद अली शाह ज़बरदस्त लीडर बन के और उभर कर सामने आए हैं इस सारे क्राइसिस में। तो सबसे पहले उनको चाहिए था कि अपने कम अज़ कम मीडिया वर्कर्स को तनख्वाहें देकर, और जिनको घरों में बिठाया जा सकता था उनको घर में बिठा दिया जाता। लेकिन बहुत से चैनल्स ने तनख्वाहें नहीं दी और 2-2 माह से तनख्वाहें पेंडिंग हैं। और कुछ तो बड़े बड़े चैनल्स जिन्होंने बड़ा प्राइम मिनिस्टर के फ़ंड में ऐलान भी किया कि हम इतने पैसे दे रहे हैं, उन्होंने अपने वर्कर्स की तनख्वाहों में कट लगा दिया है और उनकी तनख्वाहें कम कर दी हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो दिखावे के लिए जो प्राइम मिनिस्टर के फ़ंड में उन्होंने जो ऐलान किए, पता नहीं अभी दिए या नहीं दिए, उससे बेहतर था कि कम अज़ कम वो अपने वर्कर्स का एहसास कर लेते और उनको कम अज़ कम टाइम पे तनख्वाहें दे देते। तो बाकी भी मीडिया को जिन जिन की तकलीफ़ है, जिन जिन का दर्द है, चलें हम मान लेते हैं कि नेक नियति से उनको एहसास है कुछ गरीबों का, तो जिन एंकरों की मिलियंस में हैं तनख्वाहें, 2-2, 3-3 मिलियन तनख्वाहें हैं, वो उनमें से दें ना। जिन गरीबों का उनको ज़्यादा एहसास है, कुछ गरीब फैमिलीज़ को पैसे दे के उनको घरों में बिठा दें। जिनका अपने नहीं तो चलो वो कोशिश करें ना कि 10, 12, 14, 15 फैमिलीज़ को कुछ पैसे दे के और कहें कि आपने बाहर नहीं निकलना क्योंकि हमें आपका बहुत एहसास है। लेकिन उनका मकसद ये गरीब का दर्द नहीं है। और जो इमरान खान साहब ने कहा कि अशराफिया, मैं तो मीडिया को भी समझता हूँ कि ये भी अशराफिया में आते हैं, क्योंकि मालकान बैठ के और लाइन दे रहे होते हैं कि ये करो ये करो ये करो, और एंकर्स बहुत से जिनका इन्फ्लुएंस होता है वो प्रोग्राम कर रहे होते हैं और उनको कोई मसला नहीं है, ना उनको खाने पीने का मसला है, ना उनको पैसे का मसला है, ना उनको ये मसला है कि हम खाने पीने की चीज़ें कहाँ से मंगवाएंगे, क्या उनके तल्लुकात भी हैं, सब कुछ है। तो मसला यही है कि अमेरिका जैसा मुल्क, वहाँ पे करोड़ों लोग दरखास्तें दे रहे हैं कि वो बेरोज़गार हो गए हैं। तो पाकिस्तान की पोजीशन तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी है, तशवीशनाक भी है। यहाँ पे तो हमारे करोड़ों लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड ही नहीं हैं, पता ही नहीं है हमें कौन कौन दिहाड़ीदार हैं, कौन कौन बेरोज़गार हुआ है, किस किस को इमदाद देनी है। और करोड़ों लोगों ने अप्लाई किया है जब हुकूमत ने कहा कि हम इमदाद देने जा रहे हैं। तो अब हुकूमत ज़ाहिर है, हुकूमत के पास वसाइल कम है, जितने वसाइल हैं उसके मुताबिक ही वो दे सकते हैं। फिर बिलावल साहब को आपने सुना, वो कह रहे थे कि इमरान खान इस्तीफ़ा दे दें कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। 1200 अरब के इमरान खान साहब ने पैकेज दिया है वफाकी हुकूमत ने, बावजूद इसके कि वफाक के पास जो पैसा इकट्ठा होता है उसका जो है वो 60% तो जो है वो सूबों को चला जाता है, और बाकी उन्होंने कर्ज़ों की किस्तें भी देनी है, डिफेंस बजट भी है, उसके बचता भी कुछ नहीं है वफाक के पास, बल्कि वो नेगेटिव में होते हैं। तो बिलावल साहब, वफाक ने तो
एहसास प्रोग्राम के ज़रिए भी पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सनतकारों को भी दे रहे हैं, छोटे ताजरों को भी दे रहे हैं। वफाक तो किसानों के लिए भी उन्होंने 280 अरब कहा कि हम उनसे गंदम खरीदेंगे। वफाक ने बिजली के बिलों में हर चीज़ में वफाक ने जो है वो लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की, यहाँ तक कि सूबों को किट्स जो हैं, हिफाजती लिबास जो हैं डॉक्टर्स के लिए, वो सब कुछ वफाक ने फराहम किया। हुजूर आपने क्या किया है? आप बताएं ना, आपकी क्या कारकर्दगी है? आपने क्या चीज़ ऐसी की है जो आपके पास पैसा है, आपने क्या किया है? यानी आप जो है वो अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर इस्तीफ़ा किसी को देना चाहिए तो सबसे पहले आपकी पूरी सिंध हुकूमत को फारिग होना चाहिए कि आप कराची में आप देख लें कि आप करना तो कर्फ्यू लगाना चाहते हैं आप एक तरफ, दूसरी तरफ आप लोगों को राशन नहीं दे रहे, और जिनको आप राशन दे रहे हैं उनको आप बताने को तैयार नहीं कि हम किन को राशन दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हमने 1.8 करोड़ का राशन तकसीम किया और कोई पता नहीं है उसका, और वो जो राशन आपने कहीं पे कुछ जगहों पे दिया भी सही, वो पता चल रहा है कि वो एक्सपायर है। फिर वो ऑडियोज़ आ रही हैं, दावे सामने आ रहे हैं कि भत्ते मांगे जा रहे हैं, पैसा मांगा जा रहा है कि मिल फैक्ट्री खोलने का। फिर ये चीफ जस्टिस ने कहा कि वहाँ पे पुलिस जो है वो पैसे ले रही है, जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि पुलिस पैसे ले रही है, फिर रेंजर्स को वहाँ पे एक्टिव करना पड़ा। तो आप कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर किसी को इस्तीफ़ा देना चाहिए, फिर सबसे पहले तो आपकी सिंध हुकूमत को घर जाना चाहिए। अभी आप सर्वे करवा लें, पता चल जाएगा। KPK ने और पंजाब ने, इन दोनों ने SOPs के साथ बहुत सी मिलों को, फैक्ट्रियों को, इंडस्ट्रीज़ को खोलने की इजाज़त दी है, और अब पंजाब जो है टेस्ट करने जा रहा है फैक्ट्रीज़ और जो मिलें हैं उनके वर्कर्स की, और देखा जाएगा कि वहाँ पे जिस फैक्ट्री या मिल के मज़दूरों में, वर्कर्स में ज़्यादा में कोरोना कोई आया, पॉजिटिव आया, तो उसको दोबारा बंद कर दिया जाएगा। लेकिन SOPs के साथ उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को, कारोबार जो है वो खोलने की इजाज़त दी है। आप देखें ना, जो ताजिर हैं वो किस तरह से, क्या उनके मामला चल रहे हैं कराची के अंदर, सिंध के अंदर। या तो आप दें उनको पैसा, जैसे ताजिर कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम दुकानें बंद रखते हैं, आप हमें दें पैसे। जिन्होंने अपने वर्कर्स को तनख्वाहें देनी है वो दें, जिन्होंने अपने घर चलाना है उनको पैसे दें। आपका तो हर चीज़ में, आपके अभी वो गंदम वाला स्कैंडल आपने देखा, हर चीज़ में एक से बढ़ के एक स्कैंडल जो है, और करप्शन और लूट मार का मामला सामने आता है। तो इसलिए ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि जो है आप मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन कर दें, कर्फ्यू लगा दें, और आप साथ उसके तैयारी आपकी ना हो कि लोगों को आपने राशन कैसे पहुंचाना है। कराची में तो लोग पानी तक, बहुत से इलाकों में लोगों को टैंकर ख़रीदने पड़ते हैं, तो कैसे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसके अलावा ज़ाहिर है बिलावल साहब सियासत ही कर रहे हैं, और कुछ लोगों को, कुछ कुव्वतों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और मीडिया को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया ज़्यादा कवरेज देता है कि देखा बिलावल वही बात कर रहा है जो हम कर रहे हैं कि सख्त लॉकडाउन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। अभी कराची में, सिंध में हीट वेव का ख़तरा है, और एक छोटे छोटे घर में, छोटे छोटे फ्लैट्स में 10-10, 12-12 लोग रहते हैं, तो कैसे वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं अगर आप उनको घरों में बंद कर दें? मुमकिन नहीं है। इसलिए हमें SOPs के साथ, एहतियाती तदाबीर के साथ जो कारोबार खोले जा सकते हैं उनको खोलना होगा। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जिन पे बात करनी चाहिए, और ज़ाहिर है कुछ मुतल्लिका लोगों को कहा भी है, मज़ीद भी कहेंगे कि जो बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उनको तो लाया जा रहा है। कुछ मुल्कों से ज़्यादा शिकायत आ रही हैं कि वहाँ से अभी तक उस तरह से फ़्लाइट शुरू नहीं हुई, वो होनी चाहिए। लेकिन एक और जो बहुत बड़ा मसला आ रहा है वो आ रहा है कि जिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वहाँ पे डेथ्स हुई हैं, और कोरोना की वजह से या कोरोना के अलावा वो बहुत से पाकिस्तानी हैं, 40 से 50, तो सिर्फ हमारे ये जो हमारे हैं ये सऊदी अरब, UAE और इन मुल्कों से 40 से 50 पाकिस्तानी की मैयतें हैं जो वो पाकिस्तान लाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उस हवाले से कोई खातिर खा इक़दाम हमें नज़र नहीं आ रहे। स्पेन से भी और बहुत से मुल्कों से भी इस हवाले से ज़रूर मुतल्लिका इदारों को देखना चाहिए। कुछ जगहों से आई भी हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलात अभी तक पेंडिंग हैं। PIA के महंगी टिकट्स का मामला वो अभी तक वो भी उस तरह से हल नहीं हुआ, उसके ऊपर भी सवालात बरकरार हैं। इसके बाद 18वीं तरमीम के ऊपर बहुत बात हो चुकी है, आपको पता ही है, उसके ऊपर अभी तक बहस जारी है। इसके ऊपर मैं बहुत बात कर चुका हूँ, कोई और बात करना फजूल होगा, वही पुरानी बातें हैं सारी। लेकिन 18वीं तरमीम की जो चीज़ें अभी हमारे सामने नाकामी आई हैं उन पर ज़रूर बात होनी भी चाहिए और उनका रिव्यू होना चाहिए। असम्बली का इजलास वर्चुअल होना चाहिए बिल्कुल, और ये जो हमारे अरकान असम्बली हैं, ये TAD बंद होने चाहिए, क्योंकि इसका असम्बली के इजलास का फ़ायदा शायद 1 टके का नहीं होता। फजूल वहाँ पे सियासत होती है, तकरीरें होती हैं ताकि मीडिया कवरेज मिल जाए। करप्शन, लूट मार करने वाले आके और वहाँ पे लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, कोई कंसेंसस नहीं होता, कोई मसला पार्लियामेंट में हल नहीं होता।
अब वर्चुअल इजलास होना चाहिए, ऑनलाइन इजलास होना चाहिए और इनके TADA बंद होने चाहिए। ये चाहते हैं कि इजलास हो, ये TADA जो है वो इनको मिले, आए ना आए, झूठी हाजिरियाँ लगवा के पैसे ही निकलवाते हैं। तो बिल्कुल भी इजलास नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वर्चुअल इजलास होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए। दुनिया के कई मुल्कों में ऐसा हो रहा है। बाकी एक और मामला फिरदौस चकमान साहिबा का, उन्होंने जो है वो निशाना बनाया है आज़म खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और उनको शहबाज गिल साहब को, आज़म गिल कहने लगा था, आज़म गिल साहब तो हमारे दोस्त हैं, नवाए वक्त के रिपोर्टर हैं, बड़े अच्छे कॉलम भी लिखते हैं नवाए वक्त में। तो उन्होंने शहबाज गिल साहब को भी टारगेट किया है और उनको भी, उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए हैं नाम लिए बगैर, और आज़म खान साहब पर भी इल्ज़ामात लगाए हैं कि उन्होंने उनसे इस्तीफ़ा तलब किया। और वही वो जो मैंने आपको बताया था कि सरदार खान नियाज़ी का कॉलम जिसमें लिखा गया था कि 2.5 अरब के इश्तिहारात, 2.5 अरब के जो इश्तिहारात हैं वो वफाकी हुकूमत ने दिए हैं PID के ज़रिए, जब से PTI की हुकूमत आई है। और वो कोई पता नहीं है किन अखबारात को दिए हैं, जिनको दिए हैं तो वो गैर मारूफ अखबार हैं, इसकी बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। और वो फिर उन्होंने, अब फिरदौस चकमान साहिबा ने आदिल अब्बासी साहब के प्रोग्राम में बताया है सारी बात, और उन्होंने कि क्या क्या मामलात हैं। बाकी इसके ऊपर ईसा नकवी साहब ने 2-3 वीडियोस की हैं, बड़ी मुदल्लल इसके ऊपर उन्होंने बात की है। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से ज़ाहिर है इक़दाम किए गए, पेट्रोल और डीज़ल कीमतें कम की गई, महंगाई कम होनी चाहिए थी, दावा भी किया जा रहा है, सद उमर साहब ने ट्वीट भी किया, लेकिन बहुत सी चीज़ों की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है। हमें ब्यूरोक्रेसी, हमें मकामी जो सतह पे प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती हैं। इस हवाले से इमरान खान साहब का आज बयान भी आया जिसमें बताया गया कि उन्होंने कहा है कि सूबाई हुकूमतों को कि आप जो महंगाई करने वाले, मुस्लिम महंगाई करने वाले, उनको लगाम डालें, लेकिन हमें इसके हवाले से कोई ग्राउंड के ऊपर कोई ब्यूरोक्रेसी या इदारे काम करते हुए कम अज़ कम मुझे तो कहीं से इत्तला नहीं मिली कि कोई खातिर खा काम हो रहा हो। बहुत सी चीज़ें बहुत महंगी हैं, हालांकि पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, उसके बावजूद चीज़ें महंगी हैं। इस हवाले से ब्यूरोक्रेसी को, मुतल्लिका इदारों को, हुकूमतों को बिल्कुल देखना होगा। हर साल होती है महंगाई, ज़ाहिर है माह रमज़ान में इस साल भी हुई है, लेकिन अब जब पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं और डीज़ल की कीमतें कम हुई हैं और एक ऑर्डिनेंस भी आया है स्मगलिंग के हवाले से और साथ ही ज़ख़ीरा-अंदोज़ी के हवाले से, तो अब वफाकी इनको सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है, ब्यूरोक्रेसी की ज़िम्मेदारी है कि इस हवाले से डिलीवर करें। घरों में क्वारंटीन के हवाले से बताया ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने कि पॉलिसी है। इस हवाले से भी इसको हुकूमत को ज़्यादा इस पे बात करनी चाहिए, आगाह करना चाहिए लोगों को, क्योंकि अभी तक लोग इसलिए कोरोना का टेस्ट नहीं कराना चाहते बहुत से कि वो ये कहते हैं कि फिर जिसका कोरोना पॉजिटिव आता है तो उसको घरों से ऐसे उठा के ले जाया जाता है जैसे कि वो दहशतगर्द हो। तो बिल्कुल घरों में जिनके सहूलियात हैं उनको घरों में आइसोलेट करना चाहिए ताकि हुकूमत के वसाइल भी ज़्यादा खर्च ना हो। और ज़ाहिर है एक बंदा जिसमें पॉजिटिव आ गया, अगर वो घर के किसी कमरे में रहेगा, फैमिली के दरमियान रहेगा, फैमिली के किसी दरमियान में रहने से मुराद यह है कि घर में ही चलो कि उसको घर वाले खाना देते रहेंगे तो हुकूमत के वसाइल भी ज़्यादा खर्च नहीं होंगे। वरना हुकूमत जब किसी क्वारंटीन में किसी को मुंतकिल करती है तो वो रोज़ाना वहाँ से इत्तलात आ रही होती हैं कि अब खाना अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। ज़ाहिर है कमी कोताही हो भी जाती है, बहुत सी जगहों पे शायद सहूलियात बहुत अच्छी ना हो, कुछ जगहों पे बहुत अच्छी हैं, तो सब जगहों पे एक तरह का नहीं हो सकता कि सहूलियात बहुत अच्छी हों। तो घरों में लोगों को बहरहाल आइसोलेट किया जाए ताकि हुकूमत के वसाइल भी खर्च ना हो और लोग आराम से अपना वो पीरियड मुकम्मल कर सकें। पंजाब में कल से उस्मान बुज़दार साहब ने बताया 6000 टेस्ट रोज़ाना होंगे, ये अच्छी चीज़ है। इसके बाद शेख रशीद साहब ने कहा है कि नैब जो है वो 2 तरफा टारगेट बनने जा रहा है ईद के बाद। एक तो वो इशारा दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब, ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हो सकती है, नैब को गिरफ्तार करना चाहिए उनको, क्योंकि वह नैब के साथ हम नहीं कर रहे। लेकिन जब वो 2 तरफा की बात करते हैं और आटे और चीनी की बात करते हैं तो उसमें जो बड़ा नाम है वो तो जहांगीर तरीन साहब और वो हैं खुसरो बख्तियार साहब। अगर शेख रशीद साहब के मुताबिक जो है वो 2 तरफा मामलात हैं तो फिर तो जो गिरफ्तारी है वो ज़ाहिर है फिर अगर इन 2 में से किसी की गिरफ्तारी होगी तो फिर ये 2 तरफा हम कहेंगे। यानी वो इशारे ये दे रहे हैं कि हुकूमत के भी कुछ लोगों को, PTI के भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और अपोजिशन के लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो अगर हुकूमत की तरफ देखा जाए आटे और चीनी में तो उसमें तो बड़े नाम जो हैं वो ज़ाहिर है खुसरो बख्तियार साहब का है या जहांगीर तरीन साहब का है। तो शेख रशीद साहब जिनके बारे में ये समझा जाता है कि वो बाखबर शख्सियत हैं, तो अगर ऐसा है तो फिर आने वाले सियासी मंजरनामे का आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर जहांगीर तरीन साहब को गिरफ़्तार किया जाता है तो फिर सियासी मंजरनामे में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, इतलात हैं कि क्या चीज़ें हैं जो जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ अभी तक आ रही हैं या उनको बुनियाद बनाया जाएगा उनके ख़िलाफ़। अगर जहांगीर तरीन साहब के जो उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर गलत चीज़ें डाली जा रही हैं, उन्होंने मीडिया के ऊपर ये ख़बरें भी आईं, तो या
किन चीज़ों को बुनियाद बना के उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। इस हवाले से मैं किसी वीडियो में डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। फ़ैसला आप खुद कीजिएगा कि उन बातों में किस हद तक आपको वो समझ आती है कि बात किस हद तक दुरुस्त है। तो बहरहाल देखते हैं कि ईद के बाद शेख रशीद कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब अगर नैब इस्तेमाल नहीं करते तो उनको तो ईद से पहले ही गिरफ़्तार होना चाहिए, और वो ईद से पहले गिरफ़्तार हो भी सकते हैं, क्योंकि उनको 4 तारीख को बुलाया हुआ है नैब ने। अब देखते हैं वो नैब में जाते हैं या नहीं जाते। किसी वीडियो में इस पर भी बात करेंगे कि शेख रशीद शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी के सबसे बड़े बेनिफिशियरी कौन होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।